इंडिया रैंकर आदित्य श्रीवास्तव जी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। आप उन बच्चों के लिए खड़े हुए जिनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। उन बच्चों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। AIR रैंक 1 आप कह सकते हैं कि वो कल्पना बहुत सारे लोगों की होती है, बहुत सारे बच्चे उसके बारे में सोचते होंगे। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो भी बच्चा बैठता होगा उसकी आंखों में ये सपना होता होगा, लेकिन इस अचीवमेंट को हासिल करना कैसा होता है और इसे हासिल करके क्या चेंज आया आपकी लाइफ में, ये हम सब जानेंगे आपसे। हम स्पेसिफिकली ये जानना चाहते हैं कि वो छोटी छोटी चेंजेस स्टडीज अप्रोच में, बिहेवियर में, पढ़ाई लिखाई में, आपकी दिनचर्या में कैसे कैसे थे, वो सब आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी अपने जीवन में बदलाव ला सकेंगे। तो उसमें सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप अपने स्टडी अप्रोच या सबसे पहले आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। जी, तो मेरे परिवार में 4 लोग हैं जनरल। बेसिकली वी लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। पापा, मम्मी, मैं और मेरी एक छोटी बहन। और बैकग्राउंड लाइक एज यू से मिडिल क्लास बैकग्राउंड, क्योंकि पापा सरकारी नौकरी में हैं। ही इज़ एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन IANAD, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ओके। और मम्मी होम मेकर हैं और बाकी हम दोनों बच्चे तो पढ़ ही रहे थे अभी तक। तो ये हमारा जनरल बैकग्राउंड है। तो आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज कैसा रहा? उस समय आपकी पढ़ाई कैसी रहती थी? क्या उसी समय से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपकी सोच में था? तो स्कूलिंग मेरी लखनऊ से ही हुई है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है यहाँ पर, वहाँ से। और कॉलेज मैंने किया है IIT कानपुर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है मैंने। और एज फार एज सिविल सर्विसेज इज कंसर्न्ड, आई वुड से कि ये था तो काफ़ी पहले से ही, लाइक बिकॉज ऑफ सर्टेन इंस्पिरेशन फ्रॉम माई रिलेटिव। तो ये इंस्पिरेशन तो काफ़ी पुराना था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बनना तो था हमेशा से, लेकिन IIT जा करके वहाँ के अपॉर्चुनिटीज़ देख करके थोड़ा सा मैंने अपना चेंज कर लिया था पाथ, कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिल रही हैं, चाहे वो रिसर्च की हो एज एन MTech स्कॉलर, चाहे वो जॉब की हो, जैसे मैंने गोल्डमैन सैक्स में नौकरी की। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के बाद फिर मेरा दोबारा से हुआ कि अब फाइनली आई शुड स्विच बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो वही पॉइंट क्या था? जैसे आपने बताया कि गोल्डमैन सैक्स में आप काम करते थे, जो कि बहुत बड़ा नाम है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो वहां पर ऐसे काम करने के बाद ऐसे क्या क्लिक किया कि अच्छा मेरा ड्रीम वो था, मुझे वहां जाना है, या मैं यहाँ क्यों आ गया? तो मेन जो ये मनन था वो कोविड के टाइम जब मैं वर्क फ्रॉम होम में था, तब मेरे को ये चीज़ क्लिक की थी। तो उसमें मेजर रीजंस ये थे कि मैं मेरे सीनियर्स थे कुछ जो कि ऑलरेडी सर्विस में थे, और कोविड टाइम पे तो ऑब्वियसली रोल भी काफ़ी एक्सपेंड हो गया था सिविल सर्वेंट्स का। तो मैं जब उन लोग से बात करता था तो ये रियलाइज़ होता था कि उधर जो काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो पीपल कनेक्ट है, और जो डाइवर्सिटी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, इतना होलिस्टिक और मल्टी डायमेंशनल बिकॉज ऑफ द वर्क प्रोफाइल, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था कि हाँ, अब आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि एक काइंड ऑफ डेस्क जॉब और डेस्कटॉप जॉब छोड़ करके आई शुड एस्पायर फॉर समथिंग विच हैज़ मोर ऑफ ग्रास रूट कनेक्ट। अब आपका ये 3rd अटेम्प्ट था जिसमें आप ऑल इंडिया रैंक 1 आई। उसमें सबसे पहला अप्रोच, फिर 2nd अप्रोच और फिर 3rd में आपको क्या डिफरेंस लगता है? क्या चेंजेस लाए आप अपनी स्टडी अप्रोच में? मैं कहूँगा अगर कंप्रेस करके कहा जाए तो मेरा एक ही अप्रोच था कि अपनी गलतियों से सीखना है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट्स का मतलब है कि मैंने गलतियाँ भी काफ़ी की। तो जैसे पहले अटेम्प्ट में मैंने जब प्रीलिम्स नहीं निकला मेरा, तो मैंने ये सीखा कि प्रीलिम्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क। वहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क भी करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको स्टेटमेंट्स देखने हैं कि किस प्रकार से, किन एलिमेंट्स के साथ UPSC गलत स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है, किन एलिमेंट्स के साथ सही स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है, उनको पहचान करके उनको एज अ ह्यूरिस्टिक यूज़ करना। तो ये मेरा फर्स्ट और 2nd अटेम्प्ट के बीच का डिफरेंस था। 2nd अटेम्प्ट में ऑल्दो IPS मिल गया था, बट आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स। तो मैं इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट के जो इंसान मेरे से एटलीस्ट 15 नंबर ज़्यादा लाया हो उसको मैंने पकड़ा, क्योंकि IPS थे तो कॉन्टैक्ट्स भी हो गए थे। उनको पकड़ा, आधे घंटे डिस्कशन किया कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो क्या कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे उनको ब्रिज करना है। तो उस तरह से पेपर वाइज मैंने अपनी स्ट्रेटजी चॉकआउट की, और फिर वहाँ से फिर मेरे को जंप मिला मार्क्स में, मेंस के मार्क्स में।
तो दैट्स हाउ माय जर्नी वेंट थ्रू। तो जैसे आपने कहा कि आपने खुद ही अपने मतलब अप्रोच को चॉक आउट किया, आपको लगता है कि किसी ने आपको गाइड किया होगा उसको चॉक आउट करने में कि आप अपना अप्रोच डिफरेंट करें, या जैसे जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं आप उन्हें देख रहे हैं तो आपको इसमें गाइडेंस मिली कि आपको खुद ही सेल्फ एनालिसिस पर आप इसको लेकर चल रहे थे? नहीं, ये आई वुड से कि सेल्फ एनालिसिस की तरफ ही ज़्यादा था, क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि उन्होंने क्या किया और मुझे पता था कि मैंने क्या किया। तो अब वो डिफरेंस मुझे खुद ही ढूंढना था कि वो लोग जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो मैं किस प्रकार इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो वो वाली पूरी स्ट्रेटजी तो मेरी अपनी थी। बाकी जो एक्स्ट्रा मैंने हेल्प ली, जैसे मैंने और भी जगह नाम लिया है, एक सचिन अरोड़ा सर का मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चलता था, तो उसमें आंसर राइटिंग की वजह से काफ़ी मेरे को फ़ायदा हुआ। इट्स अ फ्री प्रोग्राम। और फिर एक पीयूष सर थे, उनसे एथिक्स में गाइडेंस लिया। तो ये दोनों सोर्सेज मैंने डेफिनेटली यूज़ किए आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। बाकी जो स्ट्रेटेजाइज करने वाला पार्ट था वो तो डेफिनेटली मेरे को खुद ही करना पड़ा। ये बहुत बड़ी एक लर्निंग है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो बच्चे हमेशा बाहर सीक आउट करने लगते हैं, दे वांट समवन, बट आपकी ये इंसाइट बहुत बड़ी है कि हमें खुद ही एनालाइज करना चाहिए। जब जंग खुद लड़ रहे हैं तो खुद ही देखना है कि उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि लाइक बाहर से जो आप गाइडेंस अप्रोच कर रहे हैं वो आपको इतनी ग्रैनुलर नहीं मिलेगी। आप खुद को सिर्फ खुद ही जान सकते हैं। वो लोग ऐसी चीज बताएंगे जो एवरेज पे काम करेगी, लेकिन एकदम स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपको हमेशा खुद ही बनानी पड़ेगी। उसके लिए आप कुछ गाइड करना चाहेंगे कि मतलब अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना है तो क्या स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, क्या हमें अपने रूटीन में बदलाव लाना चाहिए, या हमें अपने सब्जेक्ट्स को अप्रोच करने का तरीका बदलना चाहिए कि सब्जेक्ट 1 पहले, फिर 2, फिर 3, और प्रीवियस ईयर को भी एनालाइज करने का कई तरीके होते हैं, तो वो क्या तरीके हैं? देखिए, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में एक तो इम्पॉर्टेंट पार्ट वो होता है कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जा रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जा रहे हैं, किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये जनरली लोग करते हैं। जो एक्स्ट्रा मैंने किया वो मैंने, जैसे मैं 1-2 एग्जांपल्स के साथ बताना चाहूँगा। प्रीलिम्स वाला तो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यूपीएससी गलत और सही स्टेटमेंट्स को फ्रेम कर रही है। वो काफ़ी सेट पैटर्न्स की तरह मैंने ऑब्जर्व किया था जब मैंने 3 साल के पेपर्स उठा करके देखे थे। सिमिलरली मेंस में जो आंसर लिखने का तरीका है उसमें मैंने डिफरेंसेस नोटिस किए थे मेरे और जो मैंने बात की बाकी लोगों से। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि 2022 में शायद क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द पोटेंशियल्स ऑफ डेक्कन ट्रैप्स, ऐसा करके कुछ था क्वेश्चन। तो अब मैंने क्या किया, बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, कि टू द पॉइंट आंसर लिखना है मेरे को, तो मैंने सिर्फ ये बता दिया कि डेक्कन ट्रैप्स में क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं, रिसोर्स पोटेंशियल पूछा था। लेकिन जो मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये आर्ट्स के सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा एडिशनल डायमेंशन देना पड़ेगा, कि भले आप 1.5 पन्ना उसी पे लिखो जो क्वेश्चन ने पूछा है, आधे पन्ने में अगर आप 2-3 पॉइंट ये बता दोगे कि उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है आपको उस आंसर में आधे 1 नंबर का एज मिल जाए। तो ये मैंने नई नई चीज़ें सीखी अपने लोगों से बात करके। तो इस प्रकार से आपको टैकल करना आना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पेपर में क्या स्ट्रेटजी काम की है पिछले 1-2 साल के टॉपर्स की। तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड एनालिसिस टू डू। आप कुछ पैटर्न रिलेटेड कुछ इनसाइट देना चाहेंगे बच्चों को कि जैसे प्रीलिम्स में कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जहां आपको एज मिल सकता है, जहां आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए? हम सब कुछ तो नहीं तैयार कर सकते, सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हम किन सब्जेक्ट्स पर फोकस लेकर चलें और किन सब्जेक्ट्स पर हम कम ध्यान रखकर भी आगे बढ़ सकते हैं? मेरा जो पर्सनली अप्रोच था प्रीलिम्स में, आस्किंग स्पेसिफिकली, तो पॉलिटी और इकोनॉमी प्रिडिक्टेबल होती थी कि उसमें कंसेप्चुअल सवाल आने हैं। तो वहाँ पर अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपकी किताबें आपने पढ़ी हैं ढंग से, जो बेसिक बुक्स होती हैं, तो यू वुड बी एबल टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो वहाँ मेरा एम ये रहता था कि एटलीस्ट 80-90% क्वेश्चन सही होने चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रिडिक्टेबिलिटी। अब जहाँ अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होंगे, जैसे साइंस एंड टेक थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, इन्वायरमेंट बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो वहाँ पर यू कैन नॉट स्टडी मच, देयर इज यू हैव टू लिमिट योर सोर्सेज एंड देन यूज द ह्यूरिस्टिक्स, जो मैं बोल रहा था कि किस प्रकार स्टेटमेंट्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि वो सही होगा कि गलत होगा। तो इस तरह की मेरी अप्रोच जनरली रहती थी। जैसे प्रीलिम्स की आपने बात करी, तो इसी में सीसैट का जो पेपर होता है वो बड़ा हवा रहता है एस्पिरेंट्स के बीच, और इसमें भी जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लिए नहीं होते, वहाँ से नहीं होते, तो बहुत डरे रहते हैं। आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स रहा है, आप इंजीनियरिंग में रहे हैं, तो आपके लिए तो ईजी रहा, लेकिन आप क्योंकि एस्पिरेंट्स के साथ रहे भी होंगे, तो क्या डिफरेंस होना चाहिए, या सीसैट के लिए क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए कि
हम उसको इजीली क्वालिफाई कर लें? जी हाँ, मेरा तो खैर फोकस अलग रहता था, क्योंकि मेरे को मैथ्स पे कॉन्फिडेंस था, तो मैं मैथ्स पे ही पहला ध्यान देता था। लेकिन जिसको मैथ्स से डर लगता है उनके लिए आई वुड से कि उनको स्कोरिंग एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जैसे मेरे अनुसार रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी स्कोरिंग, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, वहां पर आप श्योर शॉट नंबर खींच सकते हैं। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है वहां पर नंबर खींचना मुश्किल है, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी है, लेकिन फिर भी आप 50% से ज्यादा उसमें क्वेश्चंस सही कर सकते हैं अगर अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट में आप मैथ्स को रखिए, मैथ्स में भी आइडेंटिफाई करिए कि कौन से वो डुएबल पोर्शंस हैं। क्वेश्चन देख करके आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये मान लीजिए परसेंटेज का क्वेश्चन है तो यू वुड बी एबल टू डू इट। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो हर किसी के बस की बात नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई आपको ऑन द स्पॉट एग्जाम में करना आना चाहिए। और मेरे अनुसार सीसैट में सफिशिएंट टाइम रहता है कि आपके पास ये टाइम मिल जाए कि आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर, सारे क्वेश्चन एक बार देख तो जरूर सकते हैं डेफिनेटली। जैसे हम लोग ने मान लो अपना एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, अब एस्पिरेंट अपना एग्जाम दे रहा है, तो आप क्या मानते हैं कि आपको पेपर कितना अटेम्प्ट कर लेना चाहिए? आपको कितने आप सेफर एज पर रहते हैं कि आप पेपर इतना अटेम्प्ट कर लें तो आप सेफ हैं? मैं कहूँगा ये अगेन सेल्फ एनालिसिस की बात है। जैसे मेरे को पता था कि मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आएगी, तो मैं घर से डिसाइड करके जाता था कि मेरे को 90 से 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इससे ऊपर भी नहीं, वरना ज़्यादा नेगेटिव ले जाता हूँ मैं। लाइक जो प्रैक्टिस होती है उसके थ्रू ये आइडेंटिफाई हो जाता है। अब किसी की मान लीजिए एक्यूरेसी अच्छी है तो हो सकता है वो 80 क्वेश्चन करके ही अपनी जो टारगेट है वो हासिल कर ले, क्योंकि टारगेट जनरली 50 ऑड क्वेश्चंस अगर आपके नेट में सही हैं तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। 100 से ऊपर कट ऑफ बहुत रेयरली जाती है, तो वो इंसान को मतलब खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसकी कैसी है एक्यूरेसी। तो इसमें मतलब मेरा जो मानना है कि लालच के उसमें ज़बरदस्ती ज़्यादा अटेम्प्ट करने की बजाय जहाँ आप श्योर शॉट रहते हैं, वही आपने भी कहा। अब इसमें हम मेंस के लिए अगर अप्रोच की बात करें तो वहाँ हमारा अप्रोच कैसा रहना चाहिए? अप्रोच जनरली देखिए मेरे अनुसार जो मैंने सीखा कि एक पार्ट आपका डेफिनेटली होगा कोर्स कवर करने का, जो कि इंक्लूडिंग नोट्स बनाने का, और वहां से आपका कंटेंट तैयार होगा। अब वो कंटेंट का एक जो फ्रेमवर्क आपने तैयार किया अपने नोट्स में, उसको फिर आपको कंटेंट एनरिचमेंट करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन और जो भी चीजें कही जाती हैं, चाहे वो कमीशंस के नाम हो, चाहे एग्जाम्पल्स हो, चाहे डेटा हो, वो फिर आपको उस फ्रेमवर्क में अपने नोट्स में ही इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर जब वो नोट्स आपको याद हो जाए, बाय हार्ट हो जाए, क्योंकि 7 मिनट में आपको सोचने का टाइम नहीं होता है, एक आंसर लिखने का टाइम, जो आपको याद है वही निकल के आता है, और जो पहला रिकॉल होगा वही निकल के पेपर में भी आएगा, दूसरे रिकॉल का भी टाइम जनरली नहीं मिलता। तो वो आपको मेंटली उसको आपको बाय हार्ट करते हुए मेंटली आपको उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले। उसके बाद फिर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि जितना ज़्यादा आप रैंडम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं मानता था कि डेली मेरे को 10 से 15 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो मैं जो मैं एमएमपी बता रहा था उसने यही चीज़ मेरे को हेल्प की कि एक सुपरविजन रहता था, तो मैं रोज 10-15 क्वेश्चन लिखता ही था, चाहे उसमें 70 मिनट लगे चाहे 100 मिनट लगे, डिपेंडिंग ऑन 10 नंबर वाले क्वेश्चन है या 15 नंबर वाले। तो उस रेगुलरिटी के साथ आपके अपने आप वो जो रिकॉल की जो क्षमता होती है वो बढ़ती जाती है। और फिर उसको जब आप एनालाइज करेंगे कि मैंने ये लिखा, मान लीजिए हमारे साथ में किसी और ने, वो लोग बेस्ट आंसर कॉपीज भी मिल जाती हैं, जो चाहे कोई कोचिंग वाला करा रहा हो चाहे किसी भी तरह से, वो लोग बेस्ट आंसर कॉपी टाइप का निकालते हैं। तो अब मैंने क्या लिखा, सामने वाले ने क्या लिखा, उसमें क्या मेरे को इंप्रेसिव पॉइंट्स लिखे, एनालिसिस किया उसका, वो भी मैंने अपने में इंक्लूड किए। तो इस तरह से ओवरऑल विद टाइम आपका बिल्ड हो जाता है 3 महीने के अंदर अंदर ही, आई वुड से प्रीलिम्स मेंस के बीच। आंसर राइटिंग में आपको एक्स्ट्रा किस चीज़ ने हेल्प करी? जैसे अभी आपने बात की, कमीशंस मेंशन किए, एग्जाम्पल्स मेंशन किए, तो ये एग्जाम्पल्स कहाँ से दिमाग में आते हैं, या हम क्या एक्स्ट्रा पढ़ें? क्या न्यूज़पेपर रीडिंग वुड हेल्प अस राइटिंग पेपर ऑफ मेंस? देखिए न्यूज़पेपर रीडिंग एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक टॉपिक है। मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पे रिलाई नहीं करता था, क्योंकि मैं वही सेम काम चैट जीपीटी या गूगल से मैं अपने कंटेंट को तैयार कर लेता था। एग्जाम्पल्स की जहाँ तक बात आई तो वो दिमाग में तभी आएंगे मेरे अनुसार जब आपने उनको नोट्स में लिखा हो और नोट्स से उनको रटा हो। तो ये पूरा ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, अचानक से दिमाग में लाने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। तो आई वुड फील कि इट्स मोर अबाउट द परसिस्टेंस एंड द हार्ड वर्क दैट यू डू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन अ फ्यू थिंग्स डन हियर एंड देयर in the end. According to you, it's the practice and the perseverance which pays at the end. जी जी। तो मेंस मान लीजिए एक एस्पिरेंट पेपर लिखने गया है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? आप क्वेश्चंस का आंसर पहले दिमाग में एक माइंड मैप, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और यू वुड जस्ट थिंक ओवर इट एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग? आई वुड से कि मैक्सिमम आप 30 सेकंड्स दे सकते हैं एक क्वेश्चन के बारे में सोचने के लिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होता है।
और ये जो आपको 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा हैं, ये क्वेश्चन में लगाने से एक एडवांटेज जो मेरे को लगता था कि शुरू में 5 मिनट आपको मिलते हैं जनरली चेक करने के लिए कि पेपर के सारे पेजेस प्रिंटेड हैं कि नहीं, और क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। तो उन टाइम में मैं बजाय कि बाकी सारे क्वेश्चन पढ़ने के, क्योंकि 20 क्वेश्चन आप पढ़ करके कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं फोकस करता था कि जो पहले 5 क्वेश्चन्स मेरे को अटेम्प्ट करने हैं उन पे मैं 1-1 मिनट दे दूं इनिशियली, ताकि जो मेरे पहले 5 क्वेश्चन है जो 1 to 5 मैं जनरली अटेम्प्ट करता था, 1 to 5, 11 to 20 एंड देन 6 to 10। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का मैं उस टाइम पे अपने माइंड मैप एक बना लेता था कि क्या क्या चीजें मेरे को स्पेशली लिखनी है, और वो मैं साइड में क्वेश्चन पेपर में ही लिख लेता था एक वर्ड में। तो दैट आई थिंक गेव मी एन एज स्टार्ट इन द बिगनिंग। बाकी तो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग इन 30 सेकेंड्स एंड राइटिंग इन 6.5 मिनट्स, बस यही करते रहना है। ओके जैसे यूजुअली हम हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे GS1 GS2 जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स के नाम जानते हैं, ऑलरेडी मार्केट में नोन है, बट बिकॉज यू आर AIR1, तो एक एस्पिरेंट जानना चाहेगा कि आपने ऐसा अलग क्या पढ़ा या कौन सी बुक लिस्ट है जो आपने फॉलो की? जी, तो प्रीलिम्स मेरी सारी बुक लिस्ट बहुत ही स्टैंडर्ड थी। बस एक्स्ट्रा एलिमेंट जो मैं कहूँगा वही कि एक तो अपनी गलतियों से सीखना कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था। और दूसरा ChatGPT हो या गूगल, उनके इस्तेमाल से वैल्यू एडिशन। तो आई वुड से कि जो स्टैंडर्ड किताबें हैं आपको पढ़नी वही हैं, चाहे लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आई थिंक श्रीराम IAS का कुछ मटेरियल आता है 200-250 पन्ने का, वो पढ़ा था जी। और इकोनॉमिक्स का खैर मेरा थोड़ा बैकग्राउंड भी था बिकॉज ऑफ माई जॉब एंड ऑल। उसके अलावा फिर ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERT हो गई, एंशिएंट मिडिवल के लिए पुरानी NCERT हो गई, और पता नहीं कुछ भूल रहा हूँ मैं, आई डोंट नो। और फिर बाकी जो नोट्स हैं वो भी वही, किसी ना किसी कोचिंग के नोट्स उठा लिए तो वो आपको फ्रेमवर्क दे देगा, वो सब लोग वही लिख रहा है तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो उस फ्रेमवर्क को आपको एनरिच कैसे करना है, उसके लिए मैंने गूगल, ChatGPT ये सबसे वैल्यू एडिशन किया कि इसमें मैं और क्या लिख सकता हूँ, इस पॉइंट में मैं और क्या एग्जाम्पल ऐड कर सकता हूँ, उस तरह से खुद ही सोच के। और फिर वो जो आपके खुद के नोट्स हैं वो बस आपके फिर फाइनल बाइबल है आई वुड से। जैसे ज्योग्राफी है या एथिक्स है जी, इन सब के लिए बड़ा वो कंफ्यूजन रहती है बच्चों के बीच में। एथिक्स को लेकर तो स्पेशली रहती है कि कहाँ से क्या सीख किया जाए, क्या पढ़ा जाए, केस स्टडीज कहाँ से ली जाए, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो एथिक्स में तो मैं कहूँगा कि एक जो मेरा गाइडेंस लिया था मैंने पीयूष सर से, डेफिनेटली वो एक आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट था। लेकिन जब आप नोट्स मेकिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर मेरा पर्सपेक्टिव था कि मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए मेरा कोई भी आंसर। अब जैसे मान लीजिए कीवर्ड्स उसमें बहुत सारे हैं, टॉलरेंस हो गया या पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी टाइप की चीज़ें, तो उन पे आपके नोट्स ऐसे तैयार होने चाहिए जो आप कट टू कट अपने आंसर में छाप सकें। कि मान लीजिए कोई एक वैल्यू है तो उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके अगर आपने 5 पॉइंट लिखे हैं तो ट्राई करिए कि वो 5 पॉइंट आपके नोट्स में ही अलग अलग पर्सपेक्टिव से हो। एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से हो, एक ब्यूरोक्रेट के पर्सपेक्टिव से हो, एक मान लीजिए कोई इंसान प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो उसके पर्सपेक्टिव से हो। ब्यूरोक्रेट वाले थोड़े 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लीजिए क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बाकी के पर्सपेक्टिव से भले डायरेक्ट ना आए। तो इस तरह से मैंने अपने नोट्स को स्ट्रक्चर किया था, तैयार किया था। आर्ग्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एथिक्स में आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल लिखते हैं। आपको लगता है कि आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, वो एग्जाम्पल ही होता है। तो उसके मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। आपका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए सॉलिड और उसको सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में अपने नोट्स को तैयार करना इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव साइड भी जरूर लेके चलिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हो जाएंगे तो उसके क्या नेगेटिव साइड हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको लेकर के चलनी होंगी अपने नोट्स में ही। उसके बाद तो फिर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस अगेन। जैसे अभी आपने नोट्स के बारे में मेंशन किया, तो किसी भी एस्पिरेंट को, फॉर एग्जांपल अगर कोई अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जर्नी शुरू कर रहे हैं, नोट मेकिंग किस तरीके से होनी चाहिए कि वो आपको लॉन्ग लास्ट तक आपकी मदद करे? मतलब जहां आपने शुरू करी नोट मेकिंग और जहां आपकी ये जर्नी बिल्कुल एकदम पीक पे है, आप एग्जाम देने वाले हैं, तो वो नोट मेकिंग का तरीका क्या रहेगा? ये मेरे साथ भी दिक्कत रही थी आई वुड से। लाइक इवन मेरे सोसाइटी के नोट्स मैंने इतने ज़्यादा बड़े बना दिए थे कि लास्ट में मुझे सिर्फ उससे 20-25% ही यूजफुल लगते थे। तो ये शुरुआत में डेफिनेटली दिक्कत रहेगी और इसका मेरे को नहीं लगता कोई सॉल्यूशन है। वो एक्चुअली यही होता है ना, एस्पिरेंट्स नोट मेकिंग के टाइम एक दूसरी किताब बना देते हैं जी। तो वही अप्रोच मैं जानना चाहती हूँ कि वो ऐसा हो कि आपको बस क्लिक करे या आपने क्या पढ़ा। जी, तो मेरे अनुसार उसका कोई तरीका एग्जैक्टली है नहीं, क्योंकि इनिशियली आपको पता ही नहीं होगा किन चीज़ के नोट्स बनाने चाहिए। तो आई वुड से कि व्हाट द बेस्ट यू कैन डू कि जो भी आपके सिलेबस के
फ्रेजेस होते हैं सिलेबस में, तो उन सिलेबस के फ्रेजेस के अनुसार आप अपने नोट्स बनाएं, उनके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड लिख करके, जो भी आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके उससे क्वेश्चन बन रहा है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एंगल देख करके आप अपने नोट्स बनाएं और फिर उनको वैल्यू ऐड करें, क्योंकि ये एक स्केलेटन मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएंगे रिसेंट वाले, तो उससे आपका एक स्केलेटन एक तैयार हो जाएगा आपके नोट्स का। दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। बाकी विथ टाइम विथ अटेम्प्ट्स वो अपने आप ही रिफाइन होता जाएगा, आपको पता चलता रहता है कि ये चीज़ मैंने फालतू बना ली थी, इसका कोई यूज़ नहीं है। इतनी सारी पास्ट की इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने सोसाइटी के नोट्स में सारे जो किताबें थी, जितने रिलीजन थे, सबके बारे में बहुत कुछ लिख लिया था, वो यूज़ ही नहीं होता, तो वो आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आता है। विद टाइम एंड एक्सपीरियंस। यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन अगर सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव की मैं बात करूं तो क्या अप्रोच रहा कि वो लॉन्ग टाइम तक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, आपको याद रहे? आई वुड से कि इसमें दो चीज़ें काम करती हैं, एक तो रिवीजन एंड री रिविजन। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, लाइक देखने में जैसे लक्ष्मीकांत आपको इतनी मोटी किताब लगेगी, उसको भी 15-20 बार पढ़ा होगा मैंने ईजिली, तो रिवीजन एंड री रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिटेंशन की। उसके बाद फिर कैसे आप एक एक लाइन को एक एक शब्द में याद कर सकते हैं, वो अगली स्ट्रेटजी होती है। तो व्हाट आई डिड कि प्रीलिम्स और मेंस में अलग अलग, जैसे प्रीलिम्स के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, तो उसमें मैं क्या करता था कि बुक में ही पहले पेंसिल से अंडरलाइन होगा, फिर अगले आइट्रेशन में मान लीजिए पेन से मैंने कुछ कुछ शब्द गोला करना शुरू किया, फिर और मैंने छोटा करने के लिए फिर तीसरे राउंड में हाईलाइटर यूज़ किया। तो बाद में जब मैं रिवाइज करूंगा तो सिर्फ वो हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ूंगा और उससे मेरे सारी चीज़ें अपने आप रिकॉल हो जाएंगी। तो ये सक्सेसिव आइट्रेशन से ये फायदा होता है। सिमिलरली फॉर मेंस से मान लीजिए मेरे 70 पन्ने के नोट्स हैं, अब मैंने उनको छोटे में कंप्रेस किया, मान लीजिए 5-10 पन्ने में मैंने उनके नोट्स बनाए, फिर दोबारा से जब मैं याद करके मान लीजिए दोबारा से अगर लिख रहा हूँ अगर, और लास्ट में एग्जाम में ले जाने के लिए लाइक बीच में 2 घंटे मिलते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, इसके लिए बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाते थे कि लाइक एक वर्ड हर पॉइंट का, और एग्जाम्पल का भी एक शब्द लिख लिया कि हाँ ये वाला एग्जाम्पल था, याद आ जाएगा। इस तरह से करके 4 पन्ने में पूरा एक जीएस का सिलेबस लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह से जब आप उसको कंप्रेस करते जाते हैं तो आपकी मेमोरी में भी वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि एक शब्द से पूरा सेंटेंस याद आता है। तो दैट्स हाउ आई बिलीव यू कैन रिमेंबर। आप ही की बात से एक सवाल मेरे मन में आया कि जैसे आपने कहा कि प्रीलिम्स के टाइम आपका ये अप्रोच रहा नोट मेकिंग का, और मेंस के टाइम एक अलग अप्रोच रहा, तो क्या एक बिगिनर प्रीलिम्स का अलग तैयारी करे और मेंस की अलग तैयारी करे, या दोनों को कंबाइन करके कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो? नहीं, मेरे अनुसार कॉम्प्रिहेंसिव ही तैयारी रखनी चाहिए। बात क्या जो मेरे को लगती है कि प्रीलिम्स आपको एक स्प्रिंट की तरह लेना पड़ता है फ्रॉम फरवरी टिल मई, क्योंकि वो लास्ट का टाइम होता है। उसके पहले पूरी प्रिपरेशन आपकी मेंस के अनुसार होनी चाहिए। बस डिफरेंस क्या आता है कि प्रीलिम्स में यू हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट फैक्ट, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में पूछा है आपको वही एग्जैक्टली पता होना चाहिए। मेंस में इट्स मोर ओपन एंडेड कि आपको अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर फैक्ट नहीं भी याद आया तो आप उसको मत लिखो, कुछ और लिख दो। आपको 6 पॉइंट लिखने हैं तो वो 6 पॉइंट कोई भी हो सकते हैं, जितने स्ट्रांग हो उतना बेहतर। तो इस वजह से जो अप्रोच था मेरा डिफरेंट था कि प्रीलिम्स में मेरे को एग्जैक्ट उस किताब से ही पढ़ना है ताकि कुछ छूट ना जाए, और मेंस में कुछ छूट भी गया तो दिक्कत नहीं है। मेरे को बस ये था कि मेरे पॉइंट स्ट्रांग हो, इम्पैक्टफुल हो और सफिशिएंट इन नंबर हो, राइटली प्रोजेक्टेड हो। जी। आप क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑब्वियसली इंजीनियरिंग ही रहा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट रहा, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं वो जब ऑप्शनल सब्जेक्ट की चॉइस में ही उनका काफ़ी समय निकल जाता है, एक डिलेमा में रहते हैं कि क्या लें क्या ना लें, ट्रेंड में क्या चल रहा है, या फ्रेंड सर्कल में क्योंकि कंबाइंड स्टडी रहेगी तो सब मिलके ये सब्जेक्ट ले लेते हैं। आपका क्या मानना है कि ऑप्शनल की चॉइस जल्दी से जल्दी टाइम वेस्टेज रोकने के लिए कैसे होनी चाहिए? मेरे को तो लगता है 2 मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका इंटरेस्ट, क्योंकि वो आपको परसिस्टेंस देगा ताकि आप बार बार एक ही चीज़ को लंबे समय तक पढ़ सकें, और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको बहुत जल्दी लगने लगता है कि अरे इस बार इसमें नंबर नहीं आए तो ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है मेरे अनुसार। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें हैं तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर बीइंग कंसिडर्ड एज एन ऑप्शनल। अब उसके बाद तो फिर हर किसी का अपना रहता है कि डिपेंडिंग ऑन रिसोर्सेज या डिपेंडिंग ऑन पीयर ग्रुप। मेरा तो ऐसा चाहिए था नहीं, क्योंकि मेरा खुद का ही बैकग्राउंड था इलेक्ट्रिकल का, तो मैंने पढ़ाई भी खुद से ही किताबें मंगा के की अमेजोन से, और पीयर ग्रुप भी उस टाइम मेरा कुछ नहीं था जब मैं शुरू कर रहा था, तो अकेले ही इसी कमरे में बैठ करके पढ़ते थे। तो इसलिए ये दोनों फैक्टर मैंने कंसिडर नहीं किए थे। मैंने अपना वो लिया कि बैकग्राउंड है,
कॉलेज में अच्छा परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली आई शुड टेक दिस। क्योंकि आपने मेंशन करा कि आप यहीं घर पर बैठकर पढ़ते थे, आई वांट टू नो कि आपकी फैमिली ने क्या रोल प्ले किया आपकी प्रिपरेशन में, और क्योंकि आप सेल्फ स्टडी पर ही फोकस कर रहे हैं तो वो एक कमरे की पढ़ाई कैसे सिस्टमाइज थी, क्या डे स्केड्यूल रहता था, कैसे मैनेज करते थे आप? जी, उससे फैमिली का रोल तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रहा इस पूरी प्रिपरेशन में, क्योंकि एवरीथिंग फ्रॉम फाइनेंशियल्स टू जो भी मेरे को मटेरियल चाहिए, जो भी घर में मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ता, बस मैं निकलूँगा अपने टाइम से, खाना खाऊंगा, वापस घुस जाऊंगा। तो जितना भी मेंटेनेंस था मेरे बाहर वो सारा ऑब्वियसली घर वालों ने ही किया। और बाकी जो आपने पूछा कि शेड्यूल कैसा रहता था, तो आई वुड से कि मेरा ये था कि मेरे को लगभग हाफ टाइम देना है जीएस और ऑप्शनल को। तो मैं सुबह 7 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करता था, तो 7 से लेकर के लंच तक मैं पूरा जीएस का काम करता था। उसमें इंक्लूडेड था वो जो मैंने आपको बोला 70 मिनट या 110 मिनट आंसर राइटिंग सुबह सुबह, और बाकी टाइम रिविजन टिल लंच। फिर लंच के बाद मैं ऑप्शनल उठाता था अपना, तो लगभग मान लीजिए 3 साढ़े 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक मेरा ऑप्शनल का टाइम रहता था। उसमें भी अगेन इट वाज मोस्टली अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में रटने का ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला है और उसके इम्प्लीमेंटेशन है। फिर रात का टाइम में 1-1.5 घंटे रखता था पोस्ट डिनर, कि इस टाइम में वो चीज़ पढ़ूंगा जो मेरे को लग रही है कि मुझे दिक्कत करेगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरे को एथिक्स में ही जाता था। तो इस तरह से मेरा एक शेड्यूल डिज़ाइन था। उसी में बीच में थोड़ा टाइम रेजुविनेशन के लिए आई वुड से कि निकल गया, तो कभी रील स्क्रॉल कर लिया, कभी जैसे मेरी एक्चुअल हॉबीज़ थी डायनासोर के बारे में पढ़ना, या मैं कहता हूँ रिलेशनशिप डायनामिक्स के बारे में पढ़ना, तो वो चीज़ें मैं पढ़ा करता था फ्रॉम अ साइंस पर्सपेक्टिव। तो बीच में टाइम मिल गया तो वो सब भी देख लिया। तो इस तरह जनरली मेरा दिन कटता था। मैं एक बात को मेंशन करना चाहूँगी जो आपसे मिलके मुझे रियलाइज़ हुई कि बिकॉज आपने एक इतनी बड़ी रैंक आपने अचीव किया, आप ऑलरेडी एक ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, स्टिल आप बहुत कंटेंटेड हैं, आप बहुत ग्राउंडेड हैं। तो ऑब्वियसली इट इज़ द वे यू मेंशन कि आपकी फैमिली ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्या आपकी फैमिली का कोई रोल है इस सपने में जाने का? क्या वो चाहते थे? इट्स टोटली योर्स। जी, आई वुड से कि पहले तो थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स, और उसका आई वुड से कि फैमिली का रोल डेफिनेटली है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को तब से सुनने में आती हैं। ऑब्वियसली यूपी बिहार के इलाके में तो इवन ब्लेसिंग्स भी उस तरह की होती हैं, कलेक्टर बनो, तो ये चीज़ें मैं तब से सुन रहा हूँ जब से मुझे होश भी नहीं है, लाइक इवन बिफोर आई कैन रिकॉल। तो डेफिनेटली एक फैमिली का रोल है और हमेशा से था। लेकिन वो जो कॉन्शियस डिसीजन था कि अब मेरे को चलना चाहिए इस डायरेक्शन में, वो डेफिनेटली मेरा खुद का था, लाइक लास्ट में। बट इनिशियली बचपन से वो चीज़ मेरे को सिखाई गई थी, डाली गई थी। आपने अभी अपना डे स्केड्यूल बताते हुए मेंशन करा कि सुबह 7 बजे से लंच तक आपने जीएस पढ़ा, फिर ऑप्शनल पढ़ा, आपने ज़्यादातर एक स्टडी टाइम मेंशन करा। बट ऑब्वियसली यू आर यंग, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कमरे में आप पूरे दिन एक ही चीज़ या पढ़ाई की तरफ ही फोकस्ड हैं। तो व्हाट यूज्ड टू मोटिवेट यू एंड इंस्पायर यू कि आप एक तरफ ही प्रोजेक्टेड वे में पढ़ें? क्योंकि यूजुअली जब एस्पिरेंट इस जर्नी में होता है, या कोई भी बच्चा जब पढ़ाई करने लगता है, क्योंकि अब अटेंशन स्पैन धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, तो बच्चे नहीं लग कर पढ़ सकते। लेकिन व्हाट एज एन AIR1 आई कैन सी द डिफरेंस कि आपका वो परसिस्टेंस बहुत लंबा है। तो व्हाट मोटिवेट्स यू? आई वुड से कि मोटिवेशन तो मेरा पूरा का पूरा इंटरनली था, क्योंकि ये था कि ये चीज़ करनी है तो करनी है, उस तरह का था। क्योंकि मैं काफ़ी कुछ छोड़ करके आया था ये प्रिपरेशन करने, लाइक आई हैड अ गुड पैकेज इन अ गुड कंपनी एंड आई कुड हैव डन मच मोर देन जस्ट व्हाट आई हैड बिगन विद। तो एक वो मोटिवेशन डेफिनेटली था इंटरनली। बाकी डेफिनेटली सेटबैक्स आए, जैसे मैंने कहा कि पहला वाला तो प्रीलिम्स ही नहीं निकला, तो उस टाइम पे फैमिली का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि आपको वापस से मोटिवेट करें कि कोई बात नहीं, एक बार था, पहली बार था, होता है। और उसके बाद फिर वही कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है, दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू। क्योंकि अगर आप वही सोच करके छोड़ के बैठ जाएंगे कि अब तो नहीं होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। और आई वुड से कि यही रीजन है। एग्जैक्ट मोटिवेशन का रीजन तो मैं भी नहीं बता सकता, बस वो था कि इंटरनली था मोस्टली। वैसे भी यूजुअली मोटिवेशन इंट्रिंसिक ही होना चाहिए,
बट मैं वो छोटे चेंजेस जानना चाह रही हूँ कि जैसे स्टडी टेबल के अराउंड कुछ लोग को कोट्स को लगा लेते हैं जो उनको सेल्फ रिमाइंड करते हैं, या आप किसी पर्सन को अडोर करते हैं तो उनके फोटोग्राफ्स होते हैं. तो डू यू थिंक दीज थिंग्स प्ले रोल? दैट वुड अगेन डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी. अगर किसी इंसान को कुछ देख करके मोटिवेशन मिलता है तो डेफिनेटली दीज थिंग्स कैन वर्क. लेकिन मेरे पर्सनल केस में ऐसा नहीं था. मेरे पर्सनल केस में वो सब कुछ इंटरनल ही ड्राइव थी कि इफ आई एम इनटू समथिंग देन आई वांट टू एक्सेल इन इट. तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था. मेरे टेबल पे बस किताबें बिखरी रहती थी. तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी अपब्रिंगिंग में ही है कि आपकी पर्सनालिटी इसी तरीके से है. पर्सनालिटी पर बात हुई तो इंटरव्यूज एक बहुत बड़ा वर्ड है और एस्पिरेंट के लिए हवा जैसा है. उसकी प्रिपरेशन या उसका अप्रोच क्या होना चाहिए? इंटरव्यू मेरे को लगता है कि आप प्रिपेयर एग्जैक्टली थोड़े से टाइम में नहीं कर सकते. जो मेरे को रहता था कि लाइक वंस आई हैव गॉटन इनटू दिस जर्नी, तो मैं हमेशा अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड मेरे इंटरव्यू चलता रहता था. तो एक वो जो आत्म मनन वाली चीज़ होती है ना कि अगर मेरे से ये पूछा तो मैं क्या रिप्लाई करूंगा. तो ऐसे फ्री टाइम में इवन ब्रश भी कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती थी कहीं ना कहीं कि अगर मेरे से ये पूछ दिया तो इसका मैं किस प्रकार से जवाब दूंगा. जी. और एक मेरा फोकस था कि शब्दों के चयन पे बहुत ज़्यादा ध्यान मेरा रहता था कि कुछ भी मैं ऐसा लूप होल ना दूं कि अगर मैंने कोई गलत शब्द यूज़ कर दिया तो ऑब्वियसली वहाँ से आई कैन बी ग्रिल्ड कि इस पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल इस जगह पर नहीं होना चाहिए था. अब आपने कर दिया तो फिर दे वुड बी क्रॉस क्वेश्चंस. तो इन 2 चीज़ों पर मैंने खासा ध्यान दिया था. और बाकी जब एक्चुअल इंटरव्यू आया मेरा तब आई हैड अ रिलेटिव, नाना जी हमारे, तो ही वॉज एन IAS ऑफ ओल्डर बैचेस. तो उन्होंने काफ़ी मेरे को गाइड किया. तो मैं अपनी जो वीडियोस होती थी मॉक्स की, IPS वाले इंटरव्यू के टाइम बता रहा हूँ, तो वो मैं उनको भेजता था. वो उससे मेरे को खामियां बताते थे और क्या मैं कर सकता था, किस प्रकार मैं जवाब दे सकता था, वो बताते थे. तो मॉक इंटरव्यूज हेल्प करते हैं? ये भी एक अलग डायमेंशन है मेरे अनुसार, क्योंकि मैं अपने 2 इंटरव्यू से बताऊंगा. जो मेरा IPS वाला इंटरव्यू जिसमें मेरा IPS में हुआ जी, तो उसमें मैंने 13-14 मॉक्स दे दिए होंगे आराम से. तो वहाँ पर मेरे नंबर भी अच्छे नहीं आए. और मेरे को एक बड़ा रीज़न लगता है वाई दैट हैपेंड, बिकॉज आई हैड बिकम टू रोबोटिक गिविंग टू मैनी इंटरव्यूज. तो मेरे को हर सवाल का आंसर याद था, तो एक वो नहीं दिखता था कि मैं अंदर से जेन्युइनली आंसर दे रहा हूँ. इस बार मैंने क्या डिफरेंस किया था बिकॉज ऑफ द IPS ट्रेनिंग इटसेल्फ कि आई कुडंट गिव मॉक्स. तो मैंने बस 1 मॉक दिया था और उसके बाद सीधे में जा करके पैनल में बैठ गया था. तो जो मेरे आंसर्स थे वो ऑन द स्पॉट बन रहे थे. तो वो दिख भी रहा था कि हाँ मैं सोच रहा हूँ बना करके. मेरी वॉइस का जो मॉड्यूलेशन होता है वो भी उस तरह का था. पहले वो एकदम फ्लैट रहती थी. तो वो डिफरेंसेस अपने आप आ जाते हैं. तो आई वुड से कि मॉक्स में हेल्प, बट डोंट ओवर डू इट, ताकि वो जेन्युइननेस बनी रहे. बहुत ही जेन्युइन इनसाइट है ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके आंसर से मैं ये समझ पा रही हूँ कि when it's not overdone, आप जो सेल्फ है वो रिफ्लेक्ट होता है वहाँ पे, and that's what expected. जी. इंटरव्यूज से रिलेटेड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वर यू ग्रिल्ड इन द इंटरव्यू, या जो आपका एक्चुअली इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, अगर आप वो थोड़ा सा शेयर करना चाहें, क्योंकि बच्चों के पास देखने के लिए मॉक इंटरव्यूज होते हैं और वो थोड़ा टेरिफाइंग होते हैं. जितना मेरी बात हुई है अदर IAS ऑफिसर्स से, वो बोलते हैं मॉक से भी बहुत इजी होता है एक्चुअल इंटरव्यू सेशन. जी, बिल्कुल. तो उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए. तो वही मैं कहना चाहूँगा, जैसे जो मॉक्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं, बिकॉज देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व इन इट. एक्चुअल इंटरव्यू में ये पर्सपेक्टिव होता ही नहीं है. तो एक आध आपको जो बेसिक डिफरेंसेस दिखेंगे. पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा कॉर्डियल होता है, और दूसरी चीज़ की जो पैनल होता है वो ऑलमोस्ट एक्सप्रेशन लेस होता है, पोकर फेस, कि आप उनका चेहरा देख के नहीं पता लगा सकते कि आपने जवाब जो दिया वो सेटिस्फैक्ट्री था या नहीं था. ग्रिलिंग की जहां तक बात की जाए तो मेरे अनुसार ग्रिलिंग कुछ नहीं होती, लेकिन हाँ दे डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चंस एंड क्रॉस क्वेश्चंस टू टेस्ट वेदर यू स्टैंड योर ग्राउंड और नॉट, एंड टू टेस्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. जैसे कि मेरे एक आध क्वेश्चंस अगर मैं बता पाऊँ कि एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था आउट ऑफ नोवेयर कि डू यू बिलीव इन घोस्ट्स. अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई प्रिपरेशन करके नहीं जा सकता, एंड इट टेक्स यू कंप्लीटली बाय सरप्राइज. तो दैट इज एंटायरली मेंट टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. और सिमिलरली क्रॉस क्वेश्चंस भी इसी तरह से होते हैं. जैसे मेरे से इस वाले इंटरव्यू लेटेस्ट वाले में पूछा गया था कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट एन IAS ऑफिसर शुड हैव. तो आई टोल्ड 3 ऑफ द कार्डिनल वैल्यूज जो एक IAS में होनी चाहिए. अब वहां पर क्रॉस क्वेश्चन आया कि आपके अनुसार क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या. तो दिस वॉज अगेन अ क्रॉस क्वेश्चन जो कि
टेस्ट कर रहा था कि वेदर यू स्टैंड योर ग्राउंड और नॉट, क्योंकि क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट तो होती है। Obviously. तो अब उसमें आपको ऑन द स्पॉट आंसर तैयार करना है कि आप कैसे अपना ग्राउंड भी ना छोड़ें और उनकी बोली हुई चीज को अकोमोडेट भी कर लें। तो ये फिर अगेन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और ऑन द स्पॉट थिंकिंग का हिस्सा बन जाता है। तो आपने दोनों ही क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था? अच्छा, तो ये क्रिएटिविटी वाले में लाइक ऑब्वियसली मेरे को भी रियलाइज हो गया कि ये चीज इंपॉर्टेंट तो है। मैंने कहा कि सर आई बिलीव कि हर इंसान में एक इंट्रिंसिक क्रिएटिविटी होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वैल्यू सिस्टम, बट इफ वी सेट द वैल्यू सिस्टम राइट देन दैट क्रिएटिविटी कैन बी हार्नेस्ड फॉर द लार्जर गुड और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो मैंने बेसिकली दोनों एलिमेंट्स वहां पर कवर कर लिए, उनका भी पॉइंट और मेरा भी पॉइंट। घोस्ट्स वाली की बात थी तो ऑब्वियसली वहां पर एक ट्रैप ये था मेरे लिए जो मेरे को समझ में आया कि आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, आई शुड नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशंस, बट बिकॉज आई वाज टेकन बाय सरप्राइज तो आई सेड यस बिकॉज दैट इज माय एक्चुअल बिलीफ। अब उसको डिफेंड करने जब उन्होंने वाई पूछा तो मैंने कहा कि सर आई बिलीव इन गॉड who is the positive energy that guides us through life, and we have seen in science where there is a positive, negative also exists, and so I believe in negative energies or ghosts. तो वहां पर भी मैं ट्रैप से बचते हुए अपना आंसर बोल पाया। तो उन्होंने भी वही इकलौता ऐसा मोमेंट था जब पोकर फेस चेंज होकर के स्माइल आई और उन्होंने कहा क्लेवर आंसर। क्लेवर आंसर्स ही एक्सपेक्टेड होते हैं वहां पर। आपने सेकेंड अटेम्प्ट में एक आईपीएस ऑफिसर, आपने आईपीएस ऑब्वियसली आपको अचीव हो गया था जी। और आईपीएस एक ग्लैमरस जॉब है, ग्लैमर है, वहाँ अच्छा खासा आपको पोजीशन मिल जाती है, आपके पास काम करने के बहुत सारे डोमेन्स हो जाते हैं। स्टिल व्हाई यू परस्यूड आईएएस? इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पहला कि हमेशा से ही गोल आईएएस का ही था, तो एक वो आई वुड से स्मॉलर कंपोनेंट, लेकिन एक वो ड्राइव भी थी। लार्जर कंपोनेंट ये था कि जो मेरे गोल्स थे जिसकी वजह से मैंने फाइनली ये डिसाइड किया था, चाहे वो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क से हो, चाहे वो पीपल कनेक्ट के हों, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की होलिस्टिसिटी से हों, वो सारे ही आईएएस में ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ द वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एंड द डाइवर्सिटी दैट द जॉब ऑफर्स। तो इसलिए एक वो डिसीजन डेफिनेटली था कि आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान तो मैं नहीं दे पाऊंगा अटेम्प्ट, यही लास्ट चांस है मेरे पास ट्रेनिंग शुरू होने से पहले। तो इसलिए आई वेंट ऑल इन कि अब जो है यही है, दे लेते हैं, बाकी भगवान की मर्जी जिधर ले जाएं। ठीक, अब हम इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं और मैं सबसे आखिर में आपसे प्रोजेक्ट यूपीएससी के उन बच्चों को जिनके सपने बड़े हैं लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से चाहूँगी। तो डेफिनेटली मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि संसाधन की कमी कई लोगों के पास होती है, बट आप उन लिमिटेड संसाधनों में किस प्रकार से कार्य अपना कर सकते हैं और फंक्शन कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास पेरेंटल सपोर्ट है और या फिर किसी का भी अगर आपके पास सपोर्ट है कि वो आपको उस पूरी जर्नी में सपोर्ट करेगा, बी इट फाइनेंशियली या बी इट एकेडमिकली, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, यू कैन डू इट। बस आपके अंदर से वो मोटिवेशन होनी चाहिए, वो अग्नि होनी चाहिए कि मुझे कुछ कर दिखाना है या मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सीलेंस प्राप्त करनी ही है। अगर आपके अंदर वो सेल्फ मोटिवेशन है और आपके पास कोई भी है जो आपका जिसका आपके सर पे हाथ है, तो आई वुड से यू कैन डेफिनेटली डू इट, बिकॉज डिस्पाइट जो भी संसाधनों का सीन था, मैंने भी घर में रह के ही तैयारी की और अपने पेरेंटल सपोर्ट से ही तैयारी की। तो आई फील कि डेफिनेटली इट्स डूएबल एंड यू शुड गो फॉर इट। तो जैसे हम प्रोजेक्ट यूपीएससी के बारे में आपसे चर्चा हुई, प्रोजेक्ट यूपीएससी एज अ प्रोजेक्ट के लिए आपकी क्या सोच है? I would say from whatever I have learned from you कि it is definitely a very good initiative, especially for helping those who are at the margins और जिनके पास शायद उतने संसाधन ना हो कि वो कोचिंग कर पाएँ या फिर महंगी महंगी किताबें खरीद पाएँ या जो भी। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव में एक जो मैंने बात कही कि अगर किसी का भी आपके सर पे हाथ है, कोई सपोर्ट है, तो आई थिंक इट डेफिनेटली इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम। बाकी तो फिर डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि उसकी इनर ज़ील क्या है और वो अंदर से कितना चाहता है कि वो इस एग्ज़ाम को हासिल करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस इनर ज़ील की आपने बात करी, उसी इनर ज़ील से मैं उन सभी बच्चों के माध्यम से जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे कुछ सीखेंगे आज की आपकी कॉन्वर्जेशन को सुनकर, उनकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और कामना करती हूँ कि जब आप एक अफसर का पद ग्रहण कर लेंगे तब आप देश हित के कार्यों को आगे बढ़ा पाएं, आपके
एक छोटे से हस्ताक्षर की कीमत इतनी बढ़ जाए और इस देश को ऐसी दिशा दे जिससे इस देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सके, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे एक छोटा सा निवेदन, आप इस कॉन्वर्जेशन को, इस पॉडकास्ट को सुनिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आप अपनी इनसाइट्स दीजिएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल है, किसको सुनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर दोबारा नए पॉडकास्ट में आपसे मिलेंगे। आपका धन्यवाद और आप सभी को राम राम। भारत माता की जय।